अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 12.4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड। डिटरमिन मीन्स हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और उसने जो है वो मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ नहीं किया, सो हम यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो जाती है कि हमने उसकी वेक्टर फॉर्म जो है वो फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ पे फाइंड करना है, एट द पोजीशन आर। अब उसने पोजीशन वेक्टर का वर्ड यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें पता है आर ये जो सिंबल है वो यूज़ होता है पोजीशन वेक्टर के लिए यूजली। और नेक्स्ट जो उसने आर की फॉर्म बताई है वो भी ऑलरेडी किस में है, वेक्टर में। कैसे पता चला, आई और जे कैप को देख के। ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि किसी भी मैग्नीट्यूड को क्या बना देते हैं, वेक्टर। सो आर हमें जो गिवन है दैट इज पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस नहीं गिवन हमें, ठीक है, दिस इज वेक्टर। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन आर। अब ये फील्ड प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, कॉस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज, और उस चार्ज की वैल्यू है Q इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स। और वो चार्ज जो है वो कहाँ पे है, दैट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम जो चीज़ हमें क्लियर पता है कि सबसे पहली जो चीज़ उसने हमें दी थी वो है आर, जिस पोजीशन पे हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लें, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दैट इज आर। अब याद रखिए आर अब सिंपली जो है वो डिस्टेंस नहीं है, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम जो है 12.3 में जो है वो हमने आर लिखा था। नाउ दिस इज पोजीशन वेक्टर, सो दैट इज 4i प्लस 3j। और क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमें क्या देती है, डिस्टेंस, सो इसलिए साथ में क्या है, मीटर्स, यूनिट लगाना ना भूलिएगा। और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स दैट इज चार्ज, जिसकी वजह से फील्ड जो है वो जनरेट हो रहा है, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स। ये दो बातें जो है वो हमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है स्टूडेंट्स, हम उसको किससे जो है वो डिनोट करते हैं, डेट इज कैपिटल ई। सो हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ नहीं किया, सो आई वुड प्रेफर कि हम जो है वो लिखते हैं जी इसके वेक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेन दो रिलेशन प्रॉब्लम नंबर 12.3 में हमने जो है वो देखा था बच्चों के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा फार्मूला डिसाइड जब हमने करना था। तो जिस स्टूडेंट ने या बच्चे ने वो प्रॉब्लम नहीं देखी तो पहले वो प्रॉब्लम 12.3 अंडरस्टैंड कर ले, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे भी क्योंकि हमें फोर्स गिवन नहीं है, इसलिए हम जो है वो ई का जो फार्मूला फोर्स वाला है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। और हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें जो है वो चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला आ जाएगा वो के की फॉर्म में, जो फार्मूला है ना वो वाला जी, दैट इज ई इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म इसलिए मैंने जो है सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जो कि हमें पता है ई इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और साथ में ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। ये तो हमारा आ गया स्टूडेंट्स फार्मूला। अब अगर आप फार्मूले पे गौर करें तो फार्मूले के अंदर कहीं पे भी आर वेक्टर नहीं है, हमें गिवन क्या है, आर वेक्टर। और दूसरी चीज़, एक चीज़ तो हमें क्लियर है यहाँ से कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो ऐसे ही यूनिट्स हैं, मीटर्स एंड कूलम्स। तो इससे तो हम जो है वो क्लियर के मीटर और कूलम है तो हमें यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं अपने फार्मूले को। देखो स्टूडेंट्स, ये जो आर है ये आर वेक्टर नहीं है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो कि हमें गिवन नहीं है। और दूसरी बात, ये जो आर है ये यूनिट वेक्टर है, इसका काम ये है कि इस मैग्नीट्यूड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर बनाना। सो हमें आर यूनिट वेक्टर भी गिवन नहीं है।
तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें दोनों फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, देन ही जो है वो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से हम इस इक्वेशन को कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें जो है सिर्फ यही फाइंड नहीं करना, बल्कि हमारे लिए दो और अननोन्स हैं। नंबर 1 है आर की, जो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, आर मैग्नीट्यूड। सिंपली आप इसको आर भी लिख सकते हैं। एक तो हमें ये नहीं पता, और सेकेंडली हमें जो है वो आर यूनिट वेक्टर जो है वो नहीं पता। और जब तक हमें ये दोनों चीज़ें नहीं पता होंगी, हम ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हमने सबसे पहले इजी है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं टू फाइंड, और आप डिटरमिन भी लिख सकते हैं, टू डिटरमिन और टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमने आर मैग्नीट्यूड, आर की मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो है वो पढ़ चुके हैं। सिंपल, अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है लेट्स से, और उसकी अपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, तो आप क्या करते हैं, उसका जो एक्स वाला पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस और वाई कंपोनेंट स्क्वायर, एंड देन इसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम आर के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, आर हमारा कहाँ पे है? ये आर इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j। अब आई यूनिट वेक्टर किसके लॉन्ग होता है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सो ये जो 4 है ये किसकी जगह आ रहा है? एक्चुअली ए एक्स, यानी एक्स वाला पार्ट उस वेक्टर का, वो वाला हिस्सा जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वो कौन सा होगा? जो आई कैप के साथ होगा। नेक्स्ट ए वाई, यानी कि उस वेक्टर का वो वाला पार्ट जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? दैट इज जे कैप। सो ए वाई एक्चुअली हमारा क्या हो गया? 3। इसी चीज को जो है वो हम आर के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो हमने एक फार्मूला लिखा है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। अब क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए अब इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, आर लिख लें, आर के साथ ये मोड का साइन डाल लें। ओके, 4 स्क्वायर प्लस 3 square and then square root. 4 square is 16 plus 3 square is 9, that will give you 25. So यहाँ पे आ गया 25, और 25 का जब हम स्क्वायर रूट कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा बच्चों 5। और क्योंकि ये अब आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई है और आर वेक्टर का यूनिट हमें क्या गिवन था? मीटर्स। सो इसके साथ भी आ जाएगा मीटर्स। लें जी, हाँ, एक चीज तो हमने जो है वो फाइंड कर ली है, दैट इज आर मैग्नीट्यूड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है, दैट इज क्या मिसिंग है हमारा इक्वेशन नंबर 1 में? आर हैट या आर कैप कह लें, आर यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए फिर अगेन जो है वो यूनिट वेक्टर का जो है वो अपने माइंड में जो है वो फार्मूला लेके आइए जी। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था बच्चों? चलें पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड। अब हमने क्या फाइंड करना है? आर कैप। ठीक है, अच्छा, यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास क्या था बच्चों? वही ए, अगर आपके पास कोई वेक्टर होता था तो आप क्या लिखते थे? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब हमने किसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है? आर का, जो कि हमें गिवन है। सो यहाँ पे आ जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें आर वेक्टर जो है वो गिवन क्या था? दैट इज 4i प्लस 3j, और अभी अभी हमने जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड की, दैट इज 5। सो ये हमारे पास आ गया आर यूनिट वेक्टर। जी बच्चों, अब हमारे पास जो दो अननोन थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं, और जो दो अननोन थे, एक उनमें से था हमारा मैग्नीट्यूड आर पोजीशन वेक्टर की, और दूसरा जो था वो हमारे पास क्या था? आर कैप, जो कि 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5।
अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं कैलकुलेशंस, क्योंकि आपने जो है वो दो चीज़, आप कैलकुलेशंस की हेडिंग पहले दे लें, उस कैलकुलेशंस के अंदर भी आप कह सकते हैं नंबर 1 टू फाइंड आर मैग्नीट्यूड, एंड देन नंबर 2 पे हमने क्या फाइंड किया था, आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के अंदर ये सारा कुछ लिखने के बाद सिंपली लिख दें कि पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग कर लें या लिख लें सब्स्टिट्यूटिंग, जैसे आपको कन्वीनियंट है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। जी, इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो अब हम वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंपली हमारी जो है वो कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ई दैट वाज के, सबसे पहले हमारे पास क्या था, ई की जो इक्वेशन 1 देखिए ना, इक्वेशन 1 अब हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ई सबसे पहले के की वैल्यू जो कि हमारे पास है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 के, क्यू हमारे पास है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर हमने क्या फाइंड किया था, आर मैग्नीट्यूड जो थी वो क्या थी हमारी 5, तो ये आ गया 5 स्क्वायर, और साथ में क्या था, आर हैट। सो अब हमने यहाँ पे पूरे का पूरा ये आर हैट लिखना है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5। जी बच्चों, अब सिंपली हमने इनकी कैलकुलेशंस करनी है, सारी वैल्यूज हमने एग्जैक्टली जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कैलकुलेशंस करने लेते हैं। तो सिंपली सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है ये 5 जो है वो तो इस 5 से हो जाएगा कैंसिल, और जैसे मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि डिनोमिनेटर के ऊपर जो है उसको अलग से सॉल्व कीजिए और बटे के नीचे अलग से। सो 10 रेज़ टू द पावर को अलग से कंबाइन कर लेते हैं, 9 इंटू सॉरी इंटू नहीं माइनस होगा 9 -6, क्योंकि एक जो है वो पावर 10 रेज़ टू पावर 9 है, दूसरी 6 है, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है 4i प्लस 3j, क्योंकि ये एक वेक्टर है और ये दो टर्म्स इकट्ठी मिलके एक वेक्टर बना रही हैं, इसलिए जो है वो हम इसको सेपरेट जो है वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि ये कंफ्यूज ना हो आप लोग। 9 को जब आप 25 से डिवाइड करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 0.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 - 6 दैट इज 3, and this whole thing is again multiplied by 4i plus 3j। जी बच्चों, अब हम इस 0.36 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट हो, सो 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। ये कैसे आया आपको बता देते हैं। पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, 3 की लेफ्ट साइड पे पॉइंट कहाँ पे है, या जिसे आप डेसिमल कहते हैं इशारिया, ये लेफ्ट से राइट आएगा। तो जब लेफ्ट से राइट आता है तो हमारे पास जो है वो 10 की पावर क्या होती है, माइनस में, और क्योंकि हमने एक प्लेस जो है वो हमने मूव किया, सो हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर -1। सो 10 रेज़ टू द पावर 3 ऑलरेडी था, और डेसिमल प्लेस को मूव करने की वजह से हमारे पास आ गया 10 टू द पावर -1, और साथ में 10 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो हमारा ऑलरेडी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 4i प्लस 3j। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब हम इस पावर को कंबाइन करेंगे तो पावर हो जाएगी 3 - 1 दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 2। सो फाइनली हमारे पास आ गया 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4i प्लस 3j। देखिए स्टूडेंट, जब हमने किसी
ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो बेस्ट वे होता है कैलकुलेशंस को सिंपल करने का कि आप 10 की पावर से जान छुड़ा लें, ठीक है। 10 की पावर को एलिमिनेट कर दें तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। अब 10 की पावर है हमारे पास 2, सिंपल 10 की पावर 2 होती है 100, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, 3.6 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो जब हम 3.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4i प्लस 3j से। ये बिल्कुल वैसे ही है स्टूडेंट जैसे ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा हो a प्लस बी और वो मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, तो हमें पता है a c के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा और b c के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 360 है ये 4i के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस, और फिर ये 360 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3j के साथ। तो 360 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 14440 और आई कैप एज इट इज, प्लस जब 360 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ तो हमारे पास आएगा 1080 और साथ में आ जाएगा जे कैप। जी तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि आई कैप शुरू में हमने वेक्टर फॉर्म एक तो यूज़ की थी और लास्ट रिजल्ट में हमारे पास जो वो आई और जे कैप आ रहे हैं, सो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पोजीशन वेक्टर के अलोंग हमने जो वो फाइंड करना था। और बाय डेफिनेशन क्योंकि इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, सो न्यूटन पर कूलम यूनिट लिखना मत भूलिएगा। दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने फाइंड करना था अपने पोजीशन, किस पोजीशन पे, दैट वाज 4i प्लस 3j। आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। अगर कोई इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।